हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोट्स इन शॉर्ट्स बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। आज हमारी वीडियो है नीट यूजी 2026 लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है, ठीक है। तो उसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड किया है अराउंड 124 पेजेस का, ठीक है। तो उसमें सभी उन्होंने डिटेल बताई है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम का ड्रेस कोड, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बाद के कुछ फैक्टर्स है ना, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में। एंड काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो उसी में से हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको ज़रूरी होंगे फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। और कुछ एग्जाम टाइम पे कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो सब पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नीट यूजी 2026। ओके, ऑलराइट। तो देखो, सबसे पहले तो डेट्स का ध्यान रखना, ठीक है। डेट्स आपको बताइए, ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो रही है 8 ऑफ फेब से। कब तक है? 8 ऑफ मार्च तक, ठीक है। एंड यस, और फी सबमिशन या हम कहें कि ट्रांजैक्शन ऑफ फी है ना, फीस फॉर्म फिलिंग की जो है उसकी लास्ट डेट भी वही है 8 ऑफ मार्च। एंड टाइमिंग रात के 11:50, ठीक है, 11:50 पीएम। राइट, 8 ऑफ मार्च तक, मतलब एक महीना पूरा आपको मिला है ये फॉर्म फिल करने का, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ करेक्शंस करनी है ना, अपने आपको लग रहा है कि पता चला कि कुछ चीज़ मैंने गलत फ़िल कर दिया है, तो उसके लिए विंडो आपके पास ओपन होगी 10th ऑफ मार्च से लेकर 12th मार्च तक, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि आप पूरे फ़ॉर्म को नहीं चेंज कर सकते हो। सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, जिनमें आप चेंजेस बाद में कर सकते हो। हर चीज़ में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करना कि पहली बार में ही ध्यान से फ़िल करो अपने फ़ॉर्म को, ठीक है, ताकि ज़रूरत ही ना पड़े इस चीज़ की, ठीक है। और फिर किस सिटी में आपका एग्ज़ाम आता है, वो आपको बाद में पता चलेगा। एडमिट कार्ड्स हैं, वो भी बाद में आएँगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान रखो, 3 ऑफ मई 2026 संडे, ठीक है। इस डेट को टारगेट रख के सामने कैलेंडर पे मार्क करके चलो कि 3 ऑफ मई को है, तो किस हिसाब से आपने अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। आई एम श्योर कि अभी तक आपने कंप्लीट उसको डन कर लिया होगा, क्योंकि ये टाइम जो है वो रिवीजन का है, टेस्ट सीरीज का है, रिवीजन का है ना। तो इस हिसाब से करनी है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स, दैट इज 180 मिनट्स। एंड टाइमिंग क्या होगी? शाम का टाइम है, इवनिंग शिफ्ट है 2 पीएम टू 5 पीएम, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और सेंटर एग्जैक्टली कौन सा आता है सिटी में, सेंटर एग्जैक्टली कहाँ पे है वो एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है, जो कि बाद में ही आना है ना। एंड रिजल्ट वगैरह ये सब भी बाद में अनाउंस हो गए, फिर ऑफिशियल वेबसाइट से ही है। इनके अलावा और कहीं पे नहीं आपने कुछ देखना। कहीं कोई सपोज करो कोई मतलब ऐसी पर्सनल कोई वेबसाइट्स हैं किसी की भी, या बिजनेस वेबसाइट्स हैं, है ना। एंड वो कोई इन्फॉर्मेशन अगर अपलोड कर रहे हैं तो आप उसको रेफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो 100% ऑथेंटिक नहीं होगी, ठीक। आपने 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखनी है इसके रिलेटेड, तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही रेफर करोगे ओनली, ठीक है जी। ओके, टाइमिंग एंड पैटर्न। टाइमिंग आपको बता दिया 3 आवर्स है ना। क्या रहेगा? 2 टू 5 पीएम, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा? फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों मिलाकर। अब इसमें ये स्पेसिफिक नहीं है कि बॉटनी के कितने, ज़ूलॉजी के कितने। आपको टोटल बताया कि बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने मार्क्स के हैं वो यहाँ पे लिखे, ठीक है। 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, राइट, फॉर ईच करेक्ट आंसर, हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 180, लेकिन कितने मार्क्स का ये एग्जाम होगा? दैट इज 720, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना, इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि जो इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हैं, है ना, अभी आपको दे दी, ठीक है, आप उनके हिसाब से चल रहे हो। बट एट एनी टाइम इफ एनटीए फील्स, ठीक है, कि जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग हम कहें कि अथॉरिटी है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, एनटीए, है ना, कि अगर किसी चीज़ में या किसी इन्फॉर्मेशन किसी पॉइंट में बाद में चेंज करने की या कुछ भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उनको उस वेबसाइट को टाइमली आप विजिट करते रहना। ओके, ठीक है। ओके, तो नीट एग्ज़ाम के द्वारा किन-किन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? आप एलिजिबिलिटी जो है ये एग्ज़ाम बनता है। एमबीबीएस, राइट? बीडीएस, डेंटल रिलेटेड हो गया, बीएएमएस आयुर्वेदिक, बीयूएमएस यूनानी, एंड बीसीएमएस दैट इज़ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना, एंड बीएचएमएस होम्योपैथिक। मतलब एमबीबीएस के साथ-साथ इन कोर्सेज़ के लिए भी, ठीक है, नीट यूजी जो है वो अप्लाई होता है, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, और वही एक तो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ठीक है, और उसको रेगुलरली विजिट करते रहो। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कोर्सेज कौन से हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एक तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी नीचे जाकर है, हम भी डिस्कस करेंगे इसमें हम, राइट, तो उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। इस वीडियो में भी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सारा वो रेप्लिका जो है वो शो किए बताया साथ में, ठीक है, कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा एंड क्या कुछ पेजेस आएंगे, उसमें क्या कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, तो वो सब आपने फिल करनी है, ठीक है। ऑनलाइन मोड है, मतलब फॉर्म फिलिंग का, राइट, जो फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन ही होगा। फिर चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हो, या फिर फीस है, कंफर्मेशन पेज जनरेट होना, एडमिट कार्ड, एवरीथिंग, ठीक है। कुछ भी बाय पोस्ट आपने नहीं भेजना है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जहाँ कहीं भी आपका फ़ोन नंबर या फिर आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट पूछा है, तो सिर्फ़ अपना या अपने पेरेंट्स या गार्डियन का ही कॉन्टैक्ट फिल करना है।
ठीक है? फ्रेंड्स का नहीं करना, किसी कोचिंग सेंटर का नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ओके? अपना फिल करो या फिर अपने पेरेंट्स एंड या अपने गार्डियन जो भी हैं, ठीक है? कॉलम ये भी आएँगे कि जहाँ पे आपका भी कॉन्टैक्ट पूछा गया है एंड पेरेंट्स का भी, तो वो उस हिसाब से फिर आप फिल करोगे, ठीक है? और एक ये चीज़ ध्यान रखना कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी 12th या 12th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पास कर चुके हैं, ठीक है? तो उन्होंने एग्ज़ाम में जो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन के केस में जो कोड फिल करना होगा ना, वो कोड 2 से लेकर 7 तक, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसमें ये सब इनकी डेफिनिशंस दी हुई हैं, ठीक है? तो वो ध्यान से देखकर उस हिसाब से फिल करना है, राइट? और जो कैंडिडेट्स अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th का 2026 में, ठीक है? इन्होंने अभी पास करना है, अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने क्वालिफाइंग कोड फिल करना है 01, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। कोड ध्यान रखना कि 01 जो अभी अपीयर हो रहे हैं 12th में उन्होंने फिल करना है और जो बाकी हैं जो पास कर चुके हैं ऑलरेडी 12th या 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, तो उनका कोड 2 से लेकर 7 के बीच में कुछ होगा एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है? तो वो ध्यान से देखकर फिल करना है, ठीक है? ओके, उसके अलावा आप मोबाइल नंबर जो दोगे उसकी ओटीपी के ज़रिए वेरिफिकेशन होगी, जो ईमेल एड्रेस दोगे उसका भी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? ओके। अच्छा, तो उसके अलावा और अब इसमें देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ आते हैं। एक तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी आप डिटेल फिल करने लगे हो ना, ठीक है? वो सारी अपने पास पहले से रेडी रखो, ठीक है? अ, और जो भी आप मतलब चाहे अपना नाम फिल कर रहे हो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना स्कूल का नाम लिख रहे हो, एड्रेस लिख रहे हो, एनीथिंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हैं, है ना? उन पे जिस तरीके से लिखा है वैसे कोशिश करो कि उनके ऊपर भी बिल्कुल सही हो। बट कई बार क्या होता है कि नाम के जो स्पेलिंग होते हैं उसमें आई या डबल ई ये मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना? कि कहीं पे आई लिखा होता है, हम लिखते हैं डबल ई है, ठीक है? तो ये मिसमैच ना हो, राइट? तो स्पेलिंग्स ध्यान से देखकर फिल करने, बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से फिल करनी है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, अपलोड करने के लिए, है ना? तो वो प्रॉपर क्लियरली स्कैन हो, ठीक है? एंड वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए उसमें सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा क्या है एनटीए ने एक फैसिलिटी ये भी दी है कि आप डिजी लॉकर से भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस एग्जाम के रिलेटेड वो डाउनलोड कर सकते हो। डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट आपका बना हुआ है, तो क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, है ना? ये सब रहते हैं वहाँ पे, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इवन हमारे 10th मार्कशीट और सब चीज़ होती है, ठीक? तो वहाँ से भी हम अपना जो इस एग्जाम फॉर्म का जो कन्फर्मेशन पेज है हम वो डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड या फिर आगे स्कोर कार्ड, ये सब चीज़, ठीक है? डिजी लॉकर से, ठीक? अच्छा, उसके अलावा अब यहाँ पे ये जो एक चीज़ इन्होंने बताई है फ़ोटोग्राफ्स, राइट? जब आपने एग्ज़ाम आपने फ़ॉर्म फिल करना है उससे पहले आप अपने फ़ोटोग्राफ्स तैयार करवाओगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 6 से 8 तैयार करवानी है, ठीक है? ये नहीं कि 2-3 रेडी करवा लो एंड हो गया जी। वैसे तो कोशिश करो कि 10-12 मतलब निकाल के रख लो उसके प्रिंट्स, है ना? क्योंकि काम ही आएँगे आगे, ठीक है? विद व्हाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, कुछ भी कलर्ड नहीं होना चाहिए, कोई ग्रे, क्रीम, ब्लैक, ब्राउन नथिंग। प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है? जहाँ जिस भी आप मतलब जिसके पास भी आप फ़ोटोज़ के लिए जाओगे तैयार करवाने के लिए, तो उनको बोल देना कि बैकग्राउंड हमें व्हाइट ही चाहिए, ठीक है? हमारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में यहाँ पे स्पेशल उन्होंने मेंशन की है, ठीक है? ये ना हो कि आप कर लो कि नहीं ये तो लाइट ग्रे है, चल जाएगा, उतनी सी गलती के लिए भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, राइट? और इसके अलावा हाँ, नंबर ऑफ कॉपीज़ इसकी आप निकलवा लेना काफ़ी, ठीक है? 6 से 8 इन्होंने लिखी हैं बट 10-12 निकाल लो तो इट्स बेटर, राइट? ओके, बाकी इसके अलावा जो और भी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है? जैसे कंफर्मेशन पेज भी आएगा या एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, इन सब की भी हार्ड कॉपीज़ अपने पास रखना। मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ एक-एक प्रिंट निकाल लो, एक-एक कॉपी निकाल लो, इनके एंड दैट्स ओके। नहीं, एटलीस्ट 4-5 और 5 टू 6 कॉपीज़ ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी अपने पास रखो। क्योंकि कोई कॉपी सपोज़ करो आप एग्ज़ाम देने गए हो, वहाँ पे एडमिट कार्ड उन्होंने रख लिया, ठीक है? या सपोज़ करो कंफर्मेशन पेज कहीं पे आपको एक जगह पे ज़रूरत पड़ रही है सबमिट करवाने की एंड फिर कहीं और पे भी सबमिट करवाना पड़ रहा है। मतलब क्योंकि नोटिफ़िकेशन में अपडेशंस जो है ना वो होती रहती हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आपके पास मटेरियल जो है वो प्रॉपर हो, प्रेज़ेंट हो, अवेलेबल हो, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है, तो इनकी एटलीस्ट 4-5 और 5-6 कॉपीज़ अपने पास ज़रूर रखो, ठीक है? हार्ड कॉपीज़, ठीक है? ओके। अच्छा, और इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या चीज़ें हैं जो आपको अलाउड नहीं हैं, ठीक? तो वो सब यहाँ पे मेंशन करी हैं, है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखना मतलब कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लेके जाना। एक्स्ट्रा क्या? ये सब चीज़ लाइक ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स ये सब ठीक है, ध्यान से देख लो। कोई भी चीज़ इनमें से नहीं लेके जानी है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रॉपर तरीके से आपकी चेकिंग होनी है वहाँ पे, फ्रिस्किंग होगी, राइट? और इसलिए टाइम पे भी पहुँचना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है? आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, राइट? फेस ऑथेंटिकेशन, वीडियोग्राफी ये सब होगी एंड यू कांट डिनाई टू दिस, राइट? ये चीज़ क्योंकि मतलब करवाना पूरी ट्रांसपेरेंसी से है एग्ज़ाम, है ना? तो इसके लिए आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा फिर वहाँ पे, ठीक है? स्टाफ भी आपके साथ करेगा और आपको भी करना पड़ेगा। टाइम पे पहुँचो, ये सब चीज़ें नहीं लेकर जानी है, मोबाइल फ़ोन, वॉच, ठीक है? एनी ऑर्नामेंट ये सब चीज़ें नहीं,
है ना? इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? बाकी हाँ, अगर कुछ आपके सपोज़ कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ ऑर्नामेंट कोई पहना हुआ है, ठीक है? या फिर आपका कोई ड्रेसअप इस तरीके से है, जो पूरा कवर्ड है फ्रॉम हेड टू टो, है ना? आपका रिलीजियस और कस्टम इस तरीके से है, तो उस केस में क्या है कि आपको फिर कुछ देर पहले जाना पड़ेगा सेंटर पे, ताकि चेकिंग उस हिसाब से विद प्रॉपर एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, ठीक है? एंड प्रॉपर्ली जो है वो चेकिंग हो सके फिर, ठीक है? ये आगे भी इंस्ट्रक्शन आएँगी डिटेल में, तो वहाँ पे हम देखेंगे उन्होंने बताया कि कितने घंटे पहले आना है फिर, ठीक है? 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले उस हिसाब से, ठीक है? तो वो चीज़ का ध्यान रखना। ओके। बाकी ध्यान रहे कि किसी भी तरीके के आप अनफेयर मीन्स, ठीक है? कुछ भी यूज़ नहीं करने हैं, ना ही ऐसी किसी एक्टिविटी में आपने इंडल्ज होना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी के साथ ऐसी एक्टिविटी में जाते भी हो, है ना? या किसी भी तरीके से, ठीक है? तो उसके एक्शन जो है आपके ऊपर वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर। लाइक 3 इयर्स के लिए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ठीक है? एट प्रेज़ेंट जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल कैंसल हो जाएगा, ठीक है? इवन रिज़ल्ट भी आ गया उसके बाद भी, ठीक है? अगर पता चला कि हाँ, इस कैंडिडेट ने इस तरीके से गड़बड़ करी है, गलत काम किया है ना? तो जब रिजल्ट भी इवन आ गया, इवन देन वो चीज़ कैंसल हो सकती है, ठीक है? आपका सारा कैंडिडेट तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? कुछ भी अनफेयर मीन्स में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, ओके? ऑलराइट। अच्छा ये कुछ चीज़ें, है ना? अब एक तो वही अगेन ये ऑफ़िशियल वेबसाइट इस चीज़ का ध्यान रखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रेडी रखो, ठीक है? एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल करने से पहले, है ना? एंड ये जो रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको ज़रूर देख लो, अपेंडिक्स 9 में दिया हुआ है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के, तो वहाँ पे एक बार इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है? और आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी जो आपने मतलब इसमें फ़िल करनी है, वैसे तो आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट नंबर, डिजी लॉकर, पैन कार्ड, ठीक है? या फिर और कुछ भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो वैलिड आईडी प्रूफ हैं, आप उनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बट प्रेफरेबली आधार कार्ड यूज़ करना। ठीक है? क्योंकि आधार कार्ड से आपके लिए ही कन्वीनिएंट रहेगा, ठीक है? आगे प्रोसीड करना सारा क्योंकि कई बार क्या है आधार कार्ड के अलावा अगर हम सपोज़ करो वोटर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना? आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है? तो हो सकता है उसमें कोई एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट कहीं अपलोड करना पड़े, आगे किसी स्टेज पे जाके, ठीक है? या कुछ भी मतलब उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो सकता है, राइट? ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है। आधार कार्ड से क्या है उससे ईज़ी रहेगा। आपको ही कन्वीनिएंट रहेगा अपनी आईडी वेरिफिकेशन में, ठीक है? एंड आधार कार्ड अपना अपडेटेड रखना। अगर अभी तक अपडेटेड नहीं है तो उसको अब टाइमली करवा लो, राइट? उसपे आपका नेम, स्पेलिंग, है ना? और डेट ऑफ बर्थ उसपे कंप्लीट होना चाहिए, एड्रेस अपडेटेड हो, आपकी फोटोग्राफ उसपे अपडेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है कि अभी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 12th पास आउट करने वाले हो, लेकिन जो आपका आधार कार्ड है उसपे फोटो लगी हुई है 2nd क्लास की, 3rd क्लास की, ठीक है? तो वो नहीं चलेगी क्योंकि इतने सालों में फ़र्क भी तो आ गया है। आप खुद ही देखो 2nd क्लास में आप कैसे दिखते हो और अब कैसे नज़र आते हो, है ना? तो वो मैच भी तो होनी चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है? तो आधार कार्ड या इवन और भी अगर कोई आईडी प्रूफ है, उसपे आपकी फोटोग्राफ है या बाकी डिटेल्स हैं, वो प्रॉपर अपडेटेड होनी चाहिए। कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है? फॉर एनआरआई कैंडिडेट्स एंड फॉरेन नेशनल्स या ओसीआई उनके लिए पासपोर्ट नंबर ये चाहिए होगा, ठीक है? आईडी प्रूफ, राइट? अच्छा एप्लीकेशन प्रोसीजर में ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है, वो बहुत ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगा। जैसे स्टार्टिंग में आया था ना कि कुछ पर्टिकुलर्स हैं जिनमें आप चेंजेस बाद में कर सकते हो फ्रॉम 10th मार्च टू 12th मार्च, लेकिन क्वेश्चन पेपर के मीडियम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने जो सिलेक्ट कर लिया, तो कर लिया, बाद में वो चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इंग्लिश सिलेक्ट किया है, तो हो गया, फिर इंग्लिश ही हो गया। अगर आपने हिंदी किया है, तो हिंदी, पंजाबी की है, तो पंजाबी ही हो गया सिलेक्ट फिर चेंज नहीं होना। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 13 लैंग्वेजेज़ में ये पेपर होना है। ठीक है? 13 लैंग्वेजेज़ की ऑप्शन आपके पास होगी। आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हो, आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है? रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लो, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले लो उस वेब पेज का एंड वो नोट भी कर लो अपने पास एप्लीकेशन नंबर क्योंकि फर्दर आप उसी एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए लॉगिन करोगे, ठीक है? अपने अकाउंट में एंड फिर फर्दर डिटेल्स जो है वो फिल करोगे और बाकी मतलब अपना यूज़ करोगे इसके ऊपर सारा अकाउंट ही, ठीक है? एंड आपको फिर यहाँ पे इस टाइम पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा तो उसकी स्पेसिफिकेशंस ये हैं, ठीक है? 8 टू 13 कैरेक्टर्स हो, अपर केस होना चाहिए एक और एक लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए इनमें से कोई, है ना? एंड इन स्पेशल कैरेक्टर्स में से कुछ एक होना चाहिए, ठीक है? टोटल कितने उसमें डिजिट्स या कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 8 कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 13 ठीक है? ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ ओके, जो अब ये देखो आपने जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है? पीडीएफ या फिर जेपीजी ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है? एंड क्लियरली लेजिबल हो वो, राइट? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। मतलब अब देखो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने हैं, वो सारी लिस्ट आपको ये दी हुई है, ठीक है? सारी लिस्ट दी हुई है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं। वो फोटोग्राफ्स हो, वो 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, आपके थंब इम्प्रेशन है, दोनों हैंड्स के फिंगर इम्प्रेशंस हैं, एड्रेस प्रूफ भी माँगा हुआ है, ठीक है? वो भी अपलोड करना है, उसकी स्कैन कॉपी भी, है ना? तो वो सब चीज़ अब देखो कुछ आपको जेपीजी में बोला है, तो कुछ पीडीएफ में बोला है। आप सेफ साइड के लिए क्या करो कि जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप स्कैन करोगे, खुद करोगे या बाहर से साइबर कैफे से करवाओगे, तो फ़ोटो स्कैन हो रही है पहले, है ना? उसको एज़ इमेज भी सेव कर लो, ठीक है? एंड उसी की एज़ पीडीएफ भी बना के रख लो। इवन चाहे आपकी फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर ही क्यों ना हो। बिकॉज़ कुछ नहीं पता किस स्टेप पे या कहाँ आगे जाकर कुछ आपको माँग ले कि अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करो, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है? ऐसा है नहीं यहाँ पे
लेकिन सेफ साइड के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करोगे, कोशिश करो कि उन सबकी इमेज भी एक-एक रखो तैयार करके, और साथ ही हर इमेज की पीडीएफ भी तैयार रखो। ठीक है? साइज़ कितना होना चाहिए वो हर एक डॉक्यूमेंट का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उस साइज़ के हिसाब से तैयार करके रखना पहले ही। ये ना हो कि एक तरफ तो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है? और दूसरी तरफ अच्छा ये 50 टू 100 केबी है, मैं पहले फिर इस डॉक्यूमेंट का साइज़ सेट कर लूँ। साइज़ सेट करने में जाओगे उतने में आपका विंडो का उधर जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसका जो टाइम है, वो टाइम निकल जाएगा, खत्म हो जाना है, ठीक है? उससे क्या होगा, फिर आपको दोबारा से लॉगिन करके उसको दोबारा से सारी फिलिंग करनी पड़ेगी, है ना? तो इसलिए पहले ही अपने पास प्रॉपर्ली तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे तैयार रखो, जो साइज़ आपको गिवन है उस हिसाब से, ओके? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब जो फ़ोटोग्राफ आपने करवानी है ना? जेपीजी या जेपीईजी फ़ॉर्मेट होना चाहिए, पीएनजी नहीं होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जेपीजी फ़ॉर्मेट है, तो यही चलेगा, राइट? और कोई फ़ॉर्मेट नहीं चलेगा आपकी फ़ोटोग्राफ के लिए, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप तैयार करवाओगे अपनी, है ना? ठीक। अच्छा, और एक साथ में पासपोर्ट साइज़ तो करनी है, उसके साथ-साथ पोस्ट कार्ड भी करनी है, राइट? ये आपको वीडियो के एंड में शो भी किया है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कैसी होगी और पोस्ट कार्ड साइज़ इन्होंने मेंशन किया है, वो साइज़ क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है? क्योंकि इनको दोनों फ़ोटोज़ ही चाहिए आपकी। तो ये दोनों ही तैयार करवानी है आपने, राइट? एंड जब फ़ोटो करवाने जाओगे तो ये ध्यान में रखना कि स्पेक्टेकल्स अगर तो आपके कंटीन्यूअसली रेगुलरली लगी हुई हैं, फिर तो वो लगवा के करवा लो। अगर आप कभी-कभी लगा रहे हैं, जैसे जब आप स्क्रीन पे काम करते हो, है ना? सिर्फ़ उस टाइम पे लगाते हो, अदरवाइज़ आपकी स्पेक्स अगर नहीं लगी हुई हैं, तो फिर नहीं लगानी है, ठीक है? फिर बिना स्पेक्टेकल्स के ही आप अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाओगे, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना। बाकी साइज़ वगैरह इन्होंने आपको दिया है, तो वो उस हिसाब से ही आपने करना है, ठीक? और वही राइट हैंड फिंगर्स और थंब इम्प्रेशंस इसी तरीके से लेफ्ट हैंड की, है ना? जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, साइज़ मेंशन किया है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। अच्छा, तो देखो अब जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, है ना? ये स्टेप्स सारे आएँगे, लास्ट आपका कंप्लीशन कहाँ पे होगी, जब आपके पास कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा। और ये कन्फर्मेशन पेज कब आएगा? जब आपकी फ़ी ट्रांज़ैक्शन हो जाएगी सक्सेसफुली उसके बाद, ठीक है? जब आपकी फ़ीस भी सबमिट हो गई है, देन आपके पास कन्फर्मेशन पेज आएगा। वो जब कन्फर्मेशन पेज आ गया, देन आप श्योर होगे कि ओके नाउ माय फॉर्म इज़ कंप्लीटेड, ठीक है? मेरा फॉर्म कंप्लीटली फिल हो गया है, सबमिट भी हो गया है, ठीक है? अब मेरे पास सीधा एडमिट कार्ड आना है। ओके, इस तरीके से, है ना? और ये चीज़ों का ध्यान रखना जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपने एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले अपनी प्रॉपर्ली देख लो, आप फुलफिल कर रहे हो सारी, है ना? और जेंडर आपने सही तरीके से अपना फिल किया है, कैटेगरी कौन-सी, ठीक है? वो चीज़ ध्यान से देखकर, डिसेबिलिटी है या नहीं है, अगर है तो उस चीज़ को ध्यान से फिल करना है, राइट? और फिर बाद में आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको शो हुआ है और उसका प्रिंट आउट भी लेना फिर, है ना? तो ये सब चीज़ें मतलब ये चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है? ओके। आधार कार्ड का वही जैसे आपको पहले भी बोला था कि डिटेल्स जो हैं वो आपकी सही होनी चाहिए और अपडेटेड होनी चाहिए, ठीक है? ये सब। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जो पर्सन लोग जो विद डिसेबिलिटीज़ हैं, है ना? किसी भी तरीके की तो उनका यूडीआईडी कार्ड वो मतलब प्रॉपर्ली अपडेटेड हो, वैलिड हो, अपडेटेड हो, अगर रिन्यू करवाने वाला है तो वो हो, है ना? मतलब जो भी सर्टिफ़िकेट आपका लग रहा है, अगर किसी का कैटेगरी, कास्ट सर्टिफ़िकेट लग रहा है, तो वो वैलिड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है? फॉर ओबीसी, एनसीएल ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है? तो वो अपना चेक करके, अपडेट करके, बनवा के, वो सर्टिफ़िकेट अपलोड करेंगे फिर, ठीक है? मतलब एनी डॉक्यूमेंट जो भी आपका इस फॉर्म में लगना है, अपलोड होना है, तो वो ध्यान से अपडेटेड होना चाहिए। ये पहले ही अभी देख लो, ठीक है? अभी इन दिनों में देख लो, अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका अपडेटेड नहीं है, या इसमें ये चीज़ ठीक करवानी है, तो वो पहले करवा लो, उसके बाद फॉर्म फिलिंग की तरफ लगना, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है। अच्छा, सिलेबस वो इसमें भी दिया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और अलग से भी लिंक है। हम भी आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर हो जाएगा, राइट? पीडीएफ, है ना? सिलेबस का, इस एग्ज़ाम का, और व्हाट्सएप चैनल पे भी, ठीक है? पैटर्न पैटर्न हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली है। अब इस एक केस में ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में या उसके ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना? तो उस केस में अब क्या-क्या सिनेरियोज़ बनते हैं, वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया यहाँ पे। एक तो ये चीज़ पहले ध्यान में रखना, अगर आपका आंसर सही है +4 मिलेंगे, अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी है -1, और अगर आंसर नहीं दिया है किसी क्वेश्चन का तो वहाँ पे उस क्वेश्चन का 0 मार्क होगा फिर, ठीक है? ओके। अब इन केस क्या है कि सपोज़ करो किसी क्वेश्चन के 1 से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं उनमें कुछ गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही है किसी क्वेश्चन में, तो उस केस में क्या होगा, +4 मिलेंगे। किसको मिलेंगे? ओनली दोज़ हू हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? सपोज़ कर लो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शंस है ना? हमने मार्क कर दिया बी, मैंने मार्क कर दिया बी ऑप्शन, लेकिन सही आंसर डी भी था, ठीक है? एंड सपोज़ कर लो मेरे फ्रेंड है, उसने मार्क किया डी, है ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने सही मार्क किया, वो बोल रहे नहीं उसने सही किया है, और बाद में जब एनटी की तरफ से नोटिफ़िकेशन आया कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, उसके 2 ऑप्शन से सही आंसर थे बी और डी। तो +4 मुझे भी मिलेंगे, +4 मेरी फ्रेंड को भी मिलेंगे, ठीक है? अब सपोज़ कर लो एक और हमारे फ्रेंड है, उसने मार्क किया था सी, उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी तो है ही गलत, उसका तो -1 होना ही है, ठीक है? मतलब कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो जिस कैंडिडेट ने भी वो सही वाले ऑप्शंस मार्क किए होंगे ना, उन सबको +4 मिलेंगे। ठीक है?
या एक और केस क्या बनता है कि अगर सारे ऑप्शंस ही सही हैं, चारों के चारों ए, बी, सी, डी चारों ही सही हैं, तो उस केस में +4 मिलेंगे मार्क्स किसको मिलेंगे? टू ऑल दोज़ हू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, ठीक है? जिन्होंने भी फिर चाहे किसी ने सी किया है मार्क, चाहे ए किया, चाहे डी, चाहे बी, एनी ऑप्शन मार्क लेकिन मार्क ज़रूर करिए, ठीक है? तो वो उन सभी कैंडिडेट्स को +4 मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? इस केस में। अब एक थर्ड क्या है, इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, ठीक है, अगर सपोज कर लो कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, ना ए सही है, ना बी, ना सी, ना डी, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन ही गलत आ गया, ठीक है, क्वेश्चन ही मतलब गलत डाल दिया है, उसकी स्टेटमेंट में गलती हो गई है ना, तो उस केस में क्या होगा फिर? ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन +4, ठीक है, जितने कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम में अपीयर होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स सबको मिलेंगे, चाहे किसने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, ठीक है? तो ये जो है क्योंकि इस चीज़ का ना बहुत इश्यू क्रिएट होता है बाद में, ठीक है? जब आंसर की आती है ना तो साथ में फिर ये शोर भी स्टार्ट हो जाता है कि वो क्वेश्चन है गलत है, उसका ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, बहुत चलता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखना, ठीक है? इस बेसिस पे ऐसे इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे, राइट? ओके। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, ठीक है? सिंगल शिफ्ट में होना है ना? टाइमिंग आपको बता दिया था, ऑप्शंस मीडियम जो है क्वेश्चन पेपर वो 13 मीडियम्स रहेंगे, ये वाली लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? इनमें रहेगा। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ ध्यान में रखना, एक तो वही कि जो ऑप्शन आपने जो मीडियम एक बार चूज़ कर लिया, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ध्यान से करना, ठीक है? दूसरी चीज़, अब सपोज़ कर लो कि आपने हिंदी में चूज़ की है, तो आपके पास जो क्वेश्चन या टेस्ट बुकलेट आएगी, वो बाइलिंगुअल होगी, मतलब हिंदी में तो होगा ही क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है, लेकिन इंग्लिश में भी गिवन होगा साथ में, ठीक है? सपोज़ कर लो किसी ने उर्दू लैंग्वेज में सिलेक्ट की है ना? तो उसके पास उर्दू में आएगा, लेकिन इंग्लिश में भी होगा साथ में, ठीक है? तो और एक चीज़ अगर सपोज़ कर लो किसी क्वेश्चन की ट्रांसलेशन में कोई गलती हुई है ना? या फिर मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करना था तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई, राइट? या कुछ भी इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्ज़न है उसको सही माना जाएगा, उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है? कि फाइनल अगर हिंदी में चलो सपोज़ कर लो कुछ ट्रांसलेशन में गलती हो भी गई, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर सही लिखा हुआ है, ठीक है? जो लिखा हुआ है उसको वो फाइनल मानेंगे, ठीक है? एनडीए, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी अपनी सिटीज़ प्रेफ़रेंस जो है एग्ज़ाम सेंटर वो सिलेक्ट करने की, राइट? तो वो ध्यान से फ़िल करना, है ना? और एनटीए की तरफ से कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाएँगे फॉर ट्रैवल फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम, राइट? मतलब चाहे वो कोई भी कैटेगरी के या कोई भी डिसेबिलिटी के या जनरल या मतलब एनी, ठीक है? किसी भी कास्ट, कैटेगरी, डिसेबिलिटी कोई भी कैंडिडेट है, कोई टीए, डीए कुछ भी अलाउंस किसी को नहीं दिया जाएगा एनटीए की तरफ से, ओके? एंड एनटीए ने कहा है कि कोशिश पूरी रहेगी कि जो आपने 3 ऑप्शंस सिलेक्ट करी हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर की उन्हीं में से कोई ना कोई सेंटर आपका बने बट 1% या हम कहेंगे कुछ परसेंट चांस है कि हो सकता है कि उन 3 सिटीज़ जो प्रेफ़रेंसेस हैं उसके अलावा, ठीक है, कोई अलग और सिटी आपको दे दी जाए सेंटर के लिए, है ना? वो डिपेंड कई बार करता है कि किसी सेंटर किसी सिटी में कितने कैंडिडेट्स बन रहे हैं, ठीक है? उस हिसाब से अरेंजमेंट क्या है ना? तो मतलब बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। इन्होंने डिटेल भी दी है उस चीज़ की, वो आप चाहो तो वो देख भी सकते हो कि किस बेसिस पे हमने सेंटर जो है किसी भी सिटी में कौन-कौन सा सेंटर है वो कैसे बनेगा, है ना? तो मतलब पैनिक नहीं करना है, ठीक है? कि अगर सेंटर आपका चेंज भी आ गया, जो 3 प्रेफरेंसेस दिए हैं उसके अलावा अगर चेंज भी आ गया, तो ये हो सकता है। उन्होंने क्लियरली पहले मेंशन कर दिया इस चीज़ को, ठीक है? अच्छा, अब अगर एलिजिबिलिटी पे आ जाएँ, एलिजिबिलिटी में ध्यान रखना सीधी-सी बात है कि ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो आपकी एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। नीट के लिए नीट यूजीसी यूजी सॉरी नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, ठीक है? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है? उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कम से कम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए या फिर हम कहें कि आपका जो बर्थ है वो 31 दिसंबर 2009 को या उससे पहले होना चाहिए। अगर उसके बाद है, ठीक है? तो आप अभी नीट यूजी 2026 का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो अपनी एज जो है वो एलिजिबिलिटी वो चेक कर लेना, ओके? अच्छा, एडमिट कार्ड ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ही आएँगे, ठीक है? अभी तो नहीं, है ना? अभी तो आप फ़ॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है? सबमिशन जब सारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फ़ॉर्म्स की चेकिंग वगैरह होगी आफ्टर दैट, है ना? तो जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होने हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है? पोस्ट के द्वारा नहीं आएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखना और एडमिट कार्ड को अपनी सही हालत में रखना, ठीक है? कई बच्चे उसको कहीं से उसको फाड़ देंगे, खराब कर देंगे, कुछ भी, है ना? उसमें कुछ मार्क कर देंगे, तो ये सब चीज़ नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि फ्यूचर में मतलब उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? तो इसलिए एडमिट कार्ड को सही कंडीशन में रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ओके? एंड ये वही क्या चीज़ें हैं जो आपको मना है एग्जामिनेशन सेंटर पे जो हमने कुछ पीछे भी डिस्कस करी थी, है ना? तो वही सब कोई ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ईयरफ़ोन, बेल्ट, कैप, गॉगल्स ठीक कुछ भी नहीं अलाउड, कोई किट, हैंडबैग कुछ नहीं, कोई ऑर्नामेंट नहीं, इवन वॉच, सिंपल वॉच भी नहीं, ठीक है? न स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल ही नहीं, इवन सिंपल वॉच भी नहीं, किसी तरीके की कोई वॉच, ब्रेसलेट कुछ नहीं आपने पहना, कोई आपने खाने-पीने की चीज़ नहीं लेके जानी है, ठीक है? वाटर बॉटल नहीं, सब वहाँ पे होगा ऑलरेडी, ठीक है? तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं लेके जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। राइट?
लेकिन वही था कि अगर कस्टमरी, कल्चरल या रिलीजियस अगर आपने कोई चीज़, कोई आर्टिकल पहना हुआ है, तो उस केस में देखो उन्होंने बोला है, ठीक है, कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से एटलीस्ट 2 मतलब जो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम होगा ना, ठीक है, उससे आपको 2 घंटे पहले वहाँ पे फिर पहुँचना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली चेकिंग हो सके फिर, ठीक है? अगर आप मतलब नहीं ये चीज़ों को फ़ॉलो करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम आपको ही आनी है फिर, है ना? वहाँ पे आपको ही इश्यू क्रिएट होगा, सो बेटर है कि टाइमली अपनी चीज़ों को करो। ड्रेस कोड में इन्होंने बोला है कि अवॉइड करो हेवी क्लोथ्स को, ठीक है? ये लॉन्ग स्लीव्स, है ना? मतलब बहुत भारी कोई जैकेट वगैरह पहन के जा रहे हो तो वो सब चीज़ नहीं। ठीक, तो उसमें क्या है फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू आपको ही होगा, ठीक है? चेकिंग में आ सकता है या फिर अगर ज़रा-सा भी कुछ मशीन में मेटल डिटेक्टर में कुछ चीज़ कोई इश्यू आया, है ना? तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा, ठीक है? सो अवॉइड हेवी क्लोथ्स, लॉन्ग स्लीव क्लोथ्स, है ना? ये प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है? हल्के कपड़े पहनो, ठीक है? और हाफ स्लीव्स के हों, वो सही रहेंगे, ठीक है? स्लीपर सैंडल रादर देन हेवी शूज़, वो चीज़ें नहीं, ठीक है? सिंपल चप्पल हो गई, स्लीपर्स, सैंडल्स हल्के विद लो हील्स, बड़ी हेवी हील्स नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना उस टाइम पे। ओके, एंड ये पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ जो है, राइट? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना उस टाइम पे, है ना? जब जा रहे हो, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए ध्यान से पढ़ लेना इन चीज़ों को एक बार, ठीक है? यहाँ पे टाइमिंग्स आपको बताया मैं, जैसे डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन 3rd में है, तो टाइम क्या है 2 बजे और रिपोर्टिंग टाइम एंट्री कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी? 11 बजे, सुबह 11 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट एंट्री कितने बजे होनी है? 1:30 बजे, 1:30 पीएम। 1:31 पीएम भी हो गया ना, तो एंट्री नहीं होनी। ठीक है? ये मत सोच के चलना मेरा घर तो पास में ही है, तो मैं तो अगर 1 बजे भी निकलूँ तो 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा एंड ठीक है फिर। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है? मतलब अपनी तरफ से कम मान के चलो कि 12-12:15 तक तो पहुँच जाओ क्योंकि आगे के स्टेप्स जो हैं आपको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए टाइम मिल जाता है। आगे के स्टेप्स परफ़ॉर्म करने के लिए, ठीक है? अपना एग्ज़ाम परफ़ॉर्म सही तरीके से करने के लिए आपको रिलैक्स होने के लिए टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या है जल्दी-जल्दी में फिर माइंड बहुत रश करता है, ठीक है? तो सब कुछ एक रिलैक्सिंग वे में चले इसके लिए अपना सब चीज़ों को टाइमली करो क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों का टाइम मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो वो सब चीज़ टाइमली होनी है। ऑल डिपेंड्स कि आप टाइम से चल रहे हो कि नहीं। अगर आप ही टाइम से नहीं हो तो फिर आगे ये सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए, है ना? तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है? ओके। अच्छा, एक इसमें है आपको जो फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें भी पूछेंगे दैट आर यू डायबिटिक? ठीक है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप लेकर जा सकते हो थोड़ा बहुत कुछ खाने की चीज़ जैसे वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है शुगर टैबलेट्स, है ना? क्योंकि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी शुगर एकदम से लो हो जाती है। ठीक है? स्पेशल मतलब ये लेकिन सबको नहीं अलाउड, सिर्फ जो डायबिटिक है। ठीक है? हो सकता है कि इस केस में वो आपके लिए आपसे मतलब वेरिफिकेशन भी आपकी करें कि क्या सच में आप डायबिटिक हो? ठीक है? उस टाइम पे वहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में हो, है ना? तो इसलिए सही इन्फॉर्मेशन फिल करना राइट एंड अलाउड क्या होगा जो डायबिटिक्स है उनको शुगर टैबलेट्स या फिर फ्रूट कौन से बनाना एप्पल ऑरेंज ठीक है अगर वाटर बॉटल वो लेके जा सकते हैं जो डायबिटिक्स हैं बट वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ठीक है तो ये चीज का ध्यान रखना कोई भी पैक्ड फूड नहीं अलाउड होगा क्या चॉकलेट कैंडी ये सब चीज नहीं होगी ठीक है बट दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु आर कैंडिडेट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज ठीक है जी ओके और एक ये इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर एग्जामिनेशन डे पे आप किसी रीजन से फॉर एनी रीजन अगर आप एग्जाम नहीं दे पाते हो तो एनटीए आपका रीटेस्ट नहीं लेगा ठीक है कई कैंडिडेट्स ऐसे भी आ जाते हैं बाद में खड़े होते हैं कि हम फॉर दिस और दैट रीजन हम एग्जाम नहीं दे पाए हमारा रीटेस्ट कंडक्ट किया जाए ये वो उन्होंने नहीं करना है ठीक है अंडर एनी सर्कमस्टांस राइट फॉर एनी रीजन अगर कोई कैंडिडेट अपीयर नहीं हो पा रहा है अनेबल टू अपीयर तो एनटीए रीटेस्ट नहीं करेगा ठीक है तो बाद में इस चीज को आप मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है इस चीज को ठीक है और बाय रूल टेस्टिंग ओएमआर शीट तो आपको बाहर लेके जानी अलाउड है ही नहीं क्योंकि वो तो आप वहां पे सबमिट करोगे चेक होने के लिए जाएगी इवन क्वेश्चन पेपर भी अलाउड नहीं है ठीक है बाहर लेकर जाना कई बार हम सेंटर्स पे सुनते हैं कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं कि ये बोल देते हैं कि है ना आप क्वेश्चन पेपर ले जाओ या कुछ भी तो वो वहाँ की मतलब सिचुएशन हो सकती है उस हिसाब से वहाँ पे जो इन्सुलेटर में भी उन्होंने ऐसा बोल दिया बट बाय रूल एनटीए का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि क्वेश्चन पेपर या उसका कुछ भी पार्ट एनीथिंग वो बाहर लेकर जाना मना है ठीक है अलाउड नहीं है राइट कुछ भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है ये भी ध्यान रखना रोल नंबर फिल कर रहे हो टेक्स्ट बुकलेट नंबर फिल कर रहे हो तो ओवर राइटिंग नहीं करना पहले बहुत ध्यान से हर एक डिजिट हर एक अल्फाबेट ध्यान से देख के फिल करो ओवर राइटिंग नहीं करनी है कुछ भी ठीक है ये सिलेबस है ना सिलेबस आप यहाँ से देखो फिजिक्स का दिया हुआ है और वही है आपको पीडीएफ भी शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप चैनल पे आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट राइट ये और केमिस्ट्री का आ गया है ना एंड ये सी सारा केमिस्ट्री का है देन दिस इज बायोलॉजी ये केमिस्ट्री का ही है इधर ठीक है दिस इज केमिस्ट्री केमिस्ट्री का यहाँ तक है ओके और यहाँ से बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है और अच्छा एक ना ये चीज ध्यान में रखना ये सेकंड यूनिट में आपको ना इंसेक्ट लिख दिया और ब्रैकेट में फ्रॉग लिख दिया ठीक है ये एक्चुअली इंसेक्ट एंड फ्रॉग राइट एनटीए ने क्लियर किया है आगे आएगा तो ये थोड़ा यहाँ पे कह लो कि लिखने में गलती हो गई है ये चीज ठीक है इंसेक्ट एंड फ्रॉग है ना उन्होंने ही मेंशन करके बताया अपने पॉइंटर्स में ठीक है तो ये सारा बायो का सिलेबस हो गया है इस एग्जाम के लिए
ठीक है। अच्छा, ये फिर कुछ अपेंडिक्स आ जाएँगे, है ना? इन सबको भी ध्यान से एक बार पढ़ लेना, ठीक है? ये पेमेंट के रिलेटेड है, अपेंडिक्स 8 पेमेंट्स के रिलेटेड, राइट? और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर फॉरेन और आउटसाइड कैंडिडेट्स, तो ये चीज़, ये ध्यान से पढ़ लेना सब, ठीक है? जो भी आपके कंसर्न में होगा, तो उसको आप मतलब अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक? ओके। अच्छा, ये पेमेंट में ही कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है? तो उसके रिलेटेड ये जो है सारे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस, है ना? और उस टाइम पे ये सब रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कोई इश्यू आ गया है, ठीक है? तो जब आप प्रॉब्लम अपना इश्यू क्वेरी जब रेज़ करोगे, तो आपने ये सब चीज़ें बतानी है। आपने उस बैंक या पेमेंट गेटवे का नेम बताना है, आपने ट्रांज़ैक्शन का डेट और टाइम, ट्रांज़ैक्शन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, प्रूफ ऑफ ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? जो भी कोई आपके पास विंडो ऑप्शन ओपन होगी ट्रांज़ैक्शन की, उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, क्योंकि उसपे आपकी कस्टमर आईडी होगी, यहाँ ट्रांज़ैक्शन नंबर होगा, डेट, टाइम होगा, आपका नाम होगा, तो वो सब चीज़ आनी चाहिए, है ना? इसलिए स्क्रीनशॉट, ये देखो, स्क्रीनशॉट फ्रॉम द पेमेंट पोर्टल, ठीक? तो ये ज़रूर ले लेना साथ में, ठीक है? नाउ रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो हम बात कर रहे थे, अपेंडिक्स 9 में गिवन है, ठीक है? अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आ जाएँगी। हाँ जी, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें अब यहाँ पे रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? किस तरीके की विंडो आपके पास ओपन होगी, राइट? जब आप रजिस्टर करोगे एंड आगे डिटेल अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे नीट का, ठीक है? सबसे पहले स्टेप जो उसमें आएगा कि अपने आप को रजिस्टर करो, ठीक है? आपके पास ये विंडो, ये पेज ओपन होगा एंड इसमें क्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करी है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है? डन। अब या फिर क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, बाकी डिटेल्स आपने बाद में फिल करनी है ना? तो उसके लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे फिर, ठीक है? तो ये लॉगिन पेज आएगा। ओके। उसके बाद आपके पास आएगा इंस्ट्रक्शन पेज, ठीक है? यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, राइट, व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इन सबको एक बार ज़रूर देखना है, स्टडी करना है। चाहे अभी आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप पढ़ लोगे या फिर इस वीडियो में आप सब कुछ सुन लोगे जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, है ना? इवन देन इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है, ठीक है? यहाँ पे ये ब्लर ही है, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे आपको ये क्लियरली विजिबल होंगी, ठीक है? एंड फिर नीचे चेक बॉक्स है, ठीक है? इसको मार्क करके एंड देन आप आगे प्रोसीड करोगे। ओके, ऑलराइट। एंड देन स्टेप थर्ड फिर आता है जहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल्स अपने फिल करनी है, ठीक है? दिस इज द पर्सनल डिटेल्स पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, राइट, फादर नेम और मदर नेम या फिर गार्जियन नेम, है ना? आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है? जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पे आपसे आपने फिल करनी है। ओके, तो ये सब बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है जो भी डिटेल्स हैं, राइट? जैसे यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा गया है ना? दिस इज योर एड्रेस, लाइन 1, लाइन 2 ऑप्शन, ये चीज़ मतलब प्रॉपर फिल करना। अगर एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 फिल करना की ज़रूरत है आपको, तो उसको फिल करो, ऑप्शनल देख के छोड़ नहीं देना, एड्रेस कंप्लीट एंड प्रॉपरली फिल करना है, ठीक है? पिन कोड ध्यान से फिल करना, है ना? दिस इज़ द प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है? और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ मतलब आपने प्रॉपर ध्यान से फिल करनी है, ठीक? उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जैसे ईमेल एड्रेस का भी है ना? ईमेल एड्रेस भी आपने फिल करना है, ठीक है? एंड मोबाइल नंबर भी, है ना? ये जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया है कि अपना भी मोबाइल नंबर, ठीक है? एंड पेरेंट्स का भी आएगा, है ना? वो जैसे मतलब जो भी कॉलम आपसे पूछा गया उसमें डिटेल फिल करनी है और बहुत ध्यान से देख के, ठीक है? सही से फिल करनी है। ओके, पासवर्ड एंड देन कैप्चर एंड देन आप सबमिट करके, सबमिट करने से पहले स्टिल सारे कॉलम्स एक बार चेक कर लो, ठीक है? वेरीफाई कर लो कि जो भी आपने फिल किया है वो सब एग्जैक्ट सही है ना? हर एक स्पेलिंग, ठीक है? कोई ज़रा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एंड कुछ आपका नंबर, डिजिट, कोई डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हो, हाउस एड्रेस फिल कर रहे हो, बहुत ध्यान से फिल करना सब, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है रिव्यू पेज ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है? यहाँ पे रिव्यू करो पहले, है ना? जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं, सी यहाँ पे आपको वो सारी दिख रही हैं, है ना? एड्रेस स्टेट नज़र आ रही है, ठीक है? अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो नज़र आ रहा है, मतलब जो भी डिटेल है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगी, तो पहले उसको एक बार रिव्यू करो, ठीक है? देख लो, अगर कुछ लगता है कि चेंज करना है तो वो उसी टाइम पे कर लो, ठीक है? क्योंकि बाद में जब चेंजेस के लिए विंडो ओपन होती है तो उसमें हर एक चीज़ नहीं चेंज हो सकती, ठीक है? कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ही होते हैं जिनमें आप बाद में कुछ करेक्शंस या चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो पहली बार में ही ध्यान से देख के फिल करना सब, ठीक है? उसके बाद SMS ऑथेंटिकेशन पेज, ये आपके पास आएगा, ठीक है? SMS ऑथेंटिकेशन पेज, इसमें क्या है, देखो कैंडिडेट का आपका नेम, है ना? एंड इसमें एक तो प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है? प्रेजेंट एड्रेस बहुत ध्यान से, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये भी बहुत ध्यान से फिल करना, ठीक है? ओके, राइट, है ना? उसके बाद आगे फिर आप बढ़ोगे, ठीक है? एंड यहाँ पे OTP भी आएगा आपको, जो भी मोबाइल नंबर गिवन होगा, ठीक है? सी हियर OTP, है ना? और वो आपने यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है? ऑथेंटिकेशन होगी आपके मोबाइल नंबर के फिर, ठीक है? SMS के जरिए। देन पर्सनल क्रेडेंशियल्स पेज इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे और कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, है ना? तो वो सब ध्यान से फिल करनी है, कैटेगरी है, ठीक है? उसके अलावा डिसेबिलिटी कोई, तो उसके बारे में पूछा गया है, तो ये सब चीज़, ठीक? देन डिसेबिलिटी अगर है तो उसके डिटेल्स का पेज है ये, है ना? कैसी डिसेबिलिटी है, ठीक है? किस तरीके की है ना? तो मतलब उसके रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं, तो वो डिसेबिलिटी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। देन मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? विद आधार। अब यहाँ पे देखो मतलब
ये है कि आधार के साथ आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है, ये वो वाला पेज है। तो यहाँ पे वो चीज़ होगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये, ठीक। आधार, अपना जो आधार कार्ड है, आधार नंबर है, उसको ज़रूर अपडेटेड रखना, ठीक है, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, आपकी डिटेल्स उस पर अपडेटेड हों बिल्कुल, ओके। उसके अलावा अगर आधार के अलावा, है ना, कुछ और मोड ऑफ वेरिफिकेशन है, तो वो आप चूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने और भी ऑप्शंस दिए हैं, डिजी लॉकर से कर सकते हो, पैन से कर सकते हो, है ना, पासपोर्ट नंबर से है, या फिर अगर कोई और मोड आप अपना ऑप्ट कर रहे हो वेरिफिकेशन के लिए, बट प्रेफरेबली आधार ही, लेकिन अगर और कोई मोड है तो वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। देन अब स्टूडेंट्स की एक अपार आईडी है ना, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की अपनी अपनी एक यूनिक अपार आईडी है, APEER, राइट। तो वो आईडी अगर आपको पता है तो बहुत सही है, नहीं मालूम है तो अपने टीचर, क्लास इंचार्ज, प्रिंसिपल आप इनको पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है, अपार आईडी अगर आपके पास है तो, है ना, उनसे एक बार कंफर्म जरूर करना अपने स्कूल से, ओके, ऑलराइट। देन दिस एग्जामिनेशन सेंटर एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, ठीक है। फिर आपने ये चूज़ करना है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको बताया जैसे 3 शहर, है ना, 3 सिटीज़ प्रेफरेंसेस आप फिल कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले जो आपसे आपके सबसे नज़दीक होगा, अगर तो आपका जिस शहर में आप रहते हो अगर तो वही आपकी शो हो रहा है एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, लिस्ट में है वो सिटी अगर शो हो रही है तो आप सबसे पहले वही ऑप्ट करो, है ना। देन उससे जो दूर है एंड थर्ड पे जो थोड़ा सा और, मतलब प्रेफरेंसेस अपने इस हिसाब से रखो, ठीक है। आप प्रेफरेंसेस आपने रखनी है तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। एंड पेपर मीडियम अगेन ध्यान रखना कि जो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया वो चेंज नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से, अगर तो इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में कर रहे हो, ठीक है, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना कि कौन से मीडियम में आपने पेपर देना है, आपको क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आए, तो वो चीज़ आपने मीडियम जो है वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद एंटरिंग द क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपने अपने 10th की डिटेल भरनी है एक तो, ठीक है, 10th की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर तो 2 चीज़ें ये अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो दोनों अपने पास रेडी रखो। अगर एक में ही है तो उसमें सारी डिटेल होगी, है ना, तो वहाँ से, ठीक है, कि कब पास करी है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कौन सा स्कूल, है ना, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से, कौन से बोर्ड से था, एफिलिएटेड था वो स्कूल, है ना, और उसके अलावा स्कूल का प्रॉपरली नेम एंड वो स्कूल कहाँ पे है, उसका पिन कोड वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ें पहले अपने पास नोट करके रखना, ठीक है, क्योंकि कई बार जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो ना, आप इधर आपका टाइम इज रनिंग, ठीक है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का आप पिन कोड ढूंढने लगे, है ना, सर्च करने लगे, उसमें क्या होगा, कई बार साइट क्रैश हो जाती है फिर, ठीक है, या टाइम जो है वो आउट हो जाता है एंड आपका जितना फॉर्म आपने फिल किया होगा वो सब जीरो हो जाता है एंड आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले इन चीज़ों को ध्यान से देख लो, अपने पास सारी डिटेल्स एक पेपर पे नोट करके रखो, ठीक है, सो दैट जब आप फॉर्म फिल करने बैठे हो तो उस टाइम पे आप, मतलब वहाँ से जब आपने वो पॉइंट देखा, अच्छा पिन कोड पूछा जहाँ से मैंने 10th करी थी, ठीक है, वो स्कूल इस शहर में, उसका पिन कोड ये है, चलो ठीक है, फिल कर दिया, राइट, ठीक है। इसी तरीके से 12th है। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं जो 12th पहले कर चुके हैं ना, ड्रॉप ईयर उनका मतलब रहा है, ठीक है, 1 साल 2 साल या जैसे भी है, या इवन क्योंकि कोई अपर एज लिमिट नहीं है नीट की, तो हो सकता है कि कोई मतलब लेटेस्ट स्टेज पे भी अगर एग्जाम ऑप्ट कर रहे हैं इसका नीट का, है ना, तो 12th का अगर आपने ऑप्ट मतलब आप पहले पास कर चुके हो, ठीक है, फिर तो आप उस हिसाब से अपने डिटेल्स भरोगे, है ना, कि पास्ड है और इतने मार्क्स हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप पास अभी कर रहे हो या कहें कि अपीयरिंग हो भी, मतलब 2026 में जैसे अगर हम बात करें कि अभी आप वो पेपर दे रहे हो, अपीयरिंग आपने देने हैं बोर्ड के एग्जाम्स 12th के, तो आप उस हिसाब से अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, वही स्कूल, पिन कोड और ये सब चीज़ मतलब ध्यान में रखना कि जहाँ पे टाइम वेस्ट होता है तो वहाँ पे हमें एक्चुअली नहीं करना है, हम पहले अपने पास नोट करके रखेंगे पॉइंट्स, ठीक है, ओके। देन अदर एडिशनल डिटेल्स पर्टेनिंग टू ट्विन स्टेटस एंड प्रीवियस नीट। अच्छा, एक ये पेज इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछी जाएगी कि अगर ट्विन्स हैं आप, ठीक है, और दोनों ऑब्वियसली दोनों फिर अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। एंड सेकेंडली कि क्या आपने पहले नीट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड, है ना, तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स का या फिर गार्जियन का आपने मोबाइल नंबर देना है एंड ईमेल एड्रेस भी, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल में। देन आपकी लाइव फोटोग्राफ भी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, उस टाइम पे जहाँ पे भी आप बैठे हो, अगर घर पे बैठ के फिल कर रहे हो या फिर अगर साइबर कैफे पे जाके फिल कर रहे हो, तो उस टाइम की आपकी फोटोग्राफ होनी है वहाँ पे तब, ठीक है। वो ये चीज़ है, ये जो विंडो बनी हुई है ना, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये लिखा है ना कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे जब आप फॉर्म इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ नजर आएगी इस एरिया पे, ठीक है, लाइव उसी टाइम की, है ना। अब उस टाइम पे ध्यान रखना कि आपकी जो बैकग्राउंड होगी वो लाइट होनी चाहिए, प्रेफरेबली वाइट हो,
ठीक है, मतलब आपके पीछे व्हाइट हो, कोई और पर्सन नहीं खड़ा होना चाहिए, कुछ कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, नथिंग। व्हाइट हो प्रेफरेबली, या फिर क्रीम कलर, मतलब बहुत ही लाइट शेड कुछ होना चाहिए बैक पे, ठीक है। एंड इवन आप खुद भी प्रेफर करना कि जो आपकी क्लोथिंग हो वो थोड़ा लाइट शेड में हो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन फ्यूचर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, कोई प्रिंट आउट होता है इस चीज़ का, ठीक है, और वहाँ पे कुछ अटेस्ट करवाना है, साइन करने हैं, तो सपोज करो अगर आपने डार्क ब्लू, ब्लैक, पर्पल इस तरीके के कपड़े अगर पहने होंगे तो उस पे वो साइन प्रॉपर्ली नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, वो दिक्कत आती है, फिर कई बार प्रॉब्लम आ जाती है आगे। तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा लाइट शेड्स कुछ पहनो, है ना, ताकि जब अगर साइन भी हो रहा है, अटेस्ट भी हो रहा है, तो वो नज़र आए उस पे, ठीक है। एंड बैकग्राउंड तो लाइट वाइट चाहिए ही है, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। और इन केस अगर आप जिस डिवाइस के ऊपर, ठीक है, आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे वेबकैम नहीं है ना, लाइव कैमरा नहीं ओपन हो सकता, नहीं चल सकता है, तो उस केस में आपने क्या करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर वेबकैम की ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, तब आप क्या करोगे कि जो आपको क्यूआर कोड दिया होगा, ये चीज़, ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे होगा प्रेजेंट, है ना, तो उसको स्कैन करना है उसी टाइम, ठीक है, वहाँ से स्कैन करो एंड आपके पास फिर आगे पोर्टल ओपन होगा, अपने मोबाइल पे स्कैन करो, है ना, चाहे तो वहाँ पे वो ओपन होगा एंड जैसे भी स्टेप्स आपको फिर बोले जाएंगे उस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, ठीक है, मतलब कि लाइव फोटोग्राफी होगी उस टाइम पे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। एंड ऑल्सो ट्राई करना कि वो फोटोग्राफ आप सेव कर सको, ठीक है, अगर साइबर कैफ़े पे आप जाके करवा रहे हो फोटोग्राफ, है ना, तो वो वहाँ पे जो भी आपकी हेल्प कर रहे होंगे फॉर्म फिल करने में, उनको बोल देना कि अगर ये फ़ोटो किस तरीके से सेव हो सकती है, ठीक है, तो वो सेव ज़रूर कर दें, क्योंकि काम मतलब ज़रूरत पड़ सकती है इसकी भी, ठीक है, इसलिए, ओके। देन अपलोडिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स, है ना, वो सब अपलोड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने साइज़ फॉर्मेट सब मेंशन किया है, कौन सा चीज़ पीडीएफ में चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट जेपीजी में चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, ये लिस्ट है सारी। तो इस तरीके से अपने पास रेडी करके रखना है, ठीक है, एंड यहाँ पे अपलोड होगा और यहाँ पे आपके पास स्टेटस आ जाएगा कि अपलोड हो गया कि नहीं हुआ फिर, ठीक है, एंड यहाँ पे आप उसको व्यू कर सकते हो, फिर देख सकते हो अपना जो आपने अपलोड किया डॉक्यूमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स द रिव्यू पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका रिव्यू पेज आएगा फिर, ठीक है, सारा चेक करो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, जो चीज़ें जैसे उन्होंने पूछी थी और आपने क्या आंसर उसका फिल किया। आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है ना, ठीक है, यहाँ पे आप फिल करोगे, उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, आपके पास सबमिट करोगे एंड ओटीपी जनरेट करवाओगे, है ना, देन ओटीपी फिल करोगे, और तो उससे क्या है, जो आपका ईमेल एड्रेस आपने दिया है वो भी, उसकी भी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, वो भी वेरीफाई हो जाएगा फिर, एंड ये ज़रूरी है, ये सारे स्टेप्स ज़रूरी हैं, आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फी पेमेंट, फिर फीस का स्टेप आ जाएगा, है ना, उसमें आपने सेलेक्ट करना है एसबीआई है, ठीक है, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, किसके जरिए, एंड डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई पेमेंट या फिर नेट बैंकिंग, कैसे आपने, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ही होनी है, ठीक है, फी पेमेंट होगी इस फॉर्म की, दैट इज ऑनलाइन। और सी जो ऊपर आपके पास जो भी डिटेल आ रही है ना, कस्टमर आईडी है, ये कोशिश करना कि इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी विंडो का, ठीक है, जो फी पेमेंट है, क्योंकि इन केस अगर फी पेमेंट में किसी स्टेप में दिक्कत आ जाए, है ना, या आपको कुछ हेल्पलाइन को कांटेक्ट करना पड़ेगी, मैंने फी अपनी तरफ से तो मतलब पे करी, लेकिन वो शो नहीं हो रही है, ठीक है, अपडेट नहीं हुई है, कुछ भी है, तो वो स्क्रीनशॉट मांगेंगे आपसे, प्रूफ मांगेंगे, है ना। सो फॉर द प्रूफ, जो फी पेमेंट है उसकी जो भी विंडोज आपके पास आएंगे ना, हर एक विंडो हर एक स्टेप का स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, कस्टमर आईडी है उसको जरूर नोट करना अपने पास, ठीक, ओके। आफ्टर दैट स्टेप 19, क्योंकि जब देखो आपकी फ़ी पेमेंट बिल्कुल ओके डन हो जाएगी, आपकी फ़ीस सबमिट हो गई है ना, ओके। आफ्टर दैट आपके पास आएगा स्टेप 19, दैट इज़ कन्फर्मेशन पेज, ठीक है, ये कन्फर्मेशन पेज आएगा। जब ये आपके पास आ गया तो समझ लो कि आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है, ठीक है। इसमें सारी डिटेल, आपका एप्लीकेशन नंबर, है ना, एप्लीकेशन नंबर तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करोगे आपको तभी मिल जाएगा, ठीक है, उसके साथ मैच कर लो कि वही है, बाकी डिटेल्स देख लो सब, है ना, एंड इसका प्रिंट आउट लेना है, एंड वही की काफ़ी सारी कॉपीज़ निकाल लो, कुछ 6 से 8 कॉपीज़ इसकी अपने पास निकाल के रखो, ठीक है, तो क्योंकि काम आएगी, आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है, कन्फर्मेशन पेज की, ये आना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं आता तब तक समझो कि अभी फॉर्म नहीं फिल हुआ है, कहीं पे कुछ ना कुछ अटक गया है ना। तो ये जब कन्फर्मेशन पेज आपके पास आ गया, दैट मीन्स योर नीट यूजी 2026 फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके, सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। तो ये सब थे आपके स्टेप्स, या फिर हम कहें कि पेज, वेब पेजेस जो आपके सामने आएंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से फिल करना हर एक एक स्टेप, हर एक एक कॉलम को, ठीक है जी। ओके, तो अभी हमने देखा रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, कि किस तरीके से क्या वेब पेजेस आने हैं, क्या डिटेल कॉलम्स आपने फिल करने हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, अपने पास डिटेल्स सारी तैयार रखो, राइट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखने वाले, वही चीज़ प्रिंट आउट अपने पास रखो कंफर्मेशन पेज का, है ना, प्रूफ ऑफ फी पेड 4 से 6 कॉपीज, मतलब वही पॉइंट अब एक्चुअली दोबारा रिपीट हो रहे हैं, बट बार बार इसलिए रिपीट करें क्योंकि ये जरूरी भी है, ठीक है, चाहे फोटोग्राफ्स हैं, चाहे कंफर्मेशन पेज है, एडमिट कार्ड है, कुछ भी जो भी मेजर डॉक्यूमेंट इसमें आ रहा है, उसकी हर एक की 6 से 8 कॉपीज अपने पास रखो,
ठीक है, चाहे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, चाहे पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ है, चाहे कंफर्मेशन पेज है, एडमिट कार्ड है, एनीथिंग, ठीक है, आपके पास फी ट्रांजैक्शन का जो पेज है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सबकी कम से कम 6 से 8 कॉपीज अपने पास तैयार रखो। ओके, ठीक है, अच्छा। और बाकी तो वही है, और एक ध्यान में रखना, जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ उसी को फॉलो करना है, ठीक है? इसके रिलेटेड कुछ भी आपने डिटेल देखनी है, नीट की वेबसाइट होगी या फिर ये भी ऑफिशियल वेबसाइट्स इसमें दी हुई हैं, ठीक है? इन सबको रेगुलरली विजिट करते रहो, है ना? हर 3, 4, 4-5 दिन बाद एक बार विजिट करके देख लो कि कुछ अपडेट तो नहीं है। अगर है तो उसको देख लो, नहीं है तो ओके, आपको डिटेल पता ही है फिर, ठीक है? तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, और टाइमली फिल कर लेना अपना फॉर्म टू अवॉइड द लास्ट मिनट रश ऑन द सर्वर, क्योंकि क्या होता है, लास्ट के डेज़ में सर्वर एकदम से बहुत बिज़ी हो जाता है या बार-बार क्रैश होने लग जाता है, ठीक है? क्योंकि हेवी हो जाता है काफ़ी, है ना? इसलिए टाइमली अपना फॉर्म फिल करो पूरा, ठीक है? विद फीस, ठीक है? और ये कुछ नेक्स्चर्स हैं आपके पास, है ना? जैसे नेक्स्चर 2 जो है फिज़िकल लिमिटेशन के रिलेटेड, ठीक है? ये डिसेबिलिटी के रिलेटेड कुछ हैं, ठीक है? और ये एक जर्नल है, सबने फिल करना है। सर्टिफिकेट टू बी साइन्ड बाय द क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर और योर स्कूल प्रिंसिपल और योर स्कूल हेडमास्टर, ठीक है? मतलब मैंने कंप्लीट नहीं यहाँ पे शो किया है, ठीक है? कंप्लीट आपको जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें दिया है, एनेक्स्चर 6, ठीक है? ये फिल करना है, यहाँ पे फोटोग्राफ लगेगी, लेटेस्ट फोटोग्राफ। और एक चीज़ ध्यान रखना, लेटेस्ट फोटोग्राफ एक्चुअली ये ना हो कि आपने 10th क्लास में या +1 में करवाई है तो वही यूज़ कर लो यहाँ पे भी, नहीं। इन्होंने मेंशन किया है पीछे, ठीक है? कि आफ्टर 1 जनवरी 2026 आपकी वो फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है? सपोज़ कर लो अगर आपने अभी पिछले महीने क्लिक करवाई है, फोटोग्राफ तैयार करवाई है, फिर तो वो चलेंगी, ठीक है? बट वही जैसे स्पेसिफिकेशन इनको चाहिए, जो साइज़ चाहिए वही हो, है ना? और नहीं तो अभी करवा लो फिर, ठीक है? बट बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। एंड दिस लाइव फोटोग्राफ, अभी रेप्लिका जो था उसमें हमने देखा था ना कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपकी लाइव फोटो नहीं है, तो वही लाइव फोटो यहाँ पे भी लगनी है। ठीक है? इसलिए वहाँ पे मेंशन किया था कि कोशिश करना कि जो लाइव फ़ोटो आपकी वहाँ पे हो रही है वो सेव हो जाए। ठीक है? अगर सेव हो जाएगी फिर तो बहुत बढ़िया, फिर तो आप उसका प्रिंट निकाल के यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, है ना? लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाई, ठीक है? क्योंकि कई बार इश्यू आ जाता है कि वो फ़ोटो सेव नहीं होती, लाइव फ़ोटो जैसे हुई वो सबमिट हो गई एंड ओके, मतलब कई कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सेव नहीं करते उस फ़ोटो को, है ना? तो उस केस में भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि एनटीए के सिस्टम के पास ऑलरेडी आपकी लाइव फ़ोटो तो होगी ना, है ना? वो चीज़ तो उनके पास तो होगी। यहाँ पे फिर आप क्या करोगे कि आप अपनी अगेन कोई एक लाइव फ़ोटो, ठीक है, तैयार करवा के इसी स्पेसिफ़िकेशन, इसी साइज़ के आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी फ़िल्टर्स, ठीक है? कोई आप उसपे कोई फ़िल्टर्स नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना, सिंपल अपनी रीसेंट फ़ोटो एक और रेडी करवा के फिर यहाँ पे लगा देना। कोशिश करो कि वैसे तो वही सेव हो सके। ठीक है जी? ओके। और ये एक हम जब बात कर रहे थे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड पोस्ट कार्ड साइज़, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो देखो इस तरीके से जिसमें आपका जो ज़्यादातर क्या है, फेस का एरिया है, ठीक है? फेस एंड शोल्डर्स विज़िबल होते हैं, है ना? 80% आपका फेस एरिया होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में, ये मेंशन किया है एनटीए ने। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? ये साइज़ इसमें, है ना? ये देखो पोस्ट कार्ड का साइज़ जैसे इन्होंने बोला था, ठीक है? पोस्ट कार्ड इमेज थोड़ी आपकी इस तरीके से होती है। इसमें क्या है, आपका जो अपर बॉडी है वो भी नज़र आती है कुछ, ठीक है? फेस के साथ-साथ आपकी अपर बॉडी भी इसमें कैप्चर होती है, ठीक है? तो ये पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको दोनों ही तैयार करवानी है इस फॉर्म के लिए, नीट यूजी 2026 के लिए दोनों फ़ोटोज़ ही तैयार करवानी है, ठीक है? ओके। तो ये एक तरीके से आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दी है। जब आपने फॉर्म फिल करना है, तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-सी चीज़ें हैं जो पहले ही आपके पास तैयार रखनी है, कैसे तैयार रखनी है, एंड इवन आफ्टर एग्ज़ाम भी आपने ध्यान रखना है किन चीज़ों का, ठीक है? इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पे एनटीए की तरफ से आपको हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब दिए हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना? कोई इश्यू आ रहा है आपको फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है? तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ओके? ठीक है। तो इस वीडियो में यही था, ठीक है? काफ़ी पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू दिस फॉर्म फिलिंग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? कमेंट्स में अपना क्वेरी लिख दो या फिर हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, है ना? आपको जो भी इश्यू आ रहा है आप हमारे साथ शेयर करो एंड अपना हम बेस्ट पॉसिबल ट्राई करेंगे कि आपका वो इश्यू रिज़ॉल्व हो सके, ठीक है? ऑलराइट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।